पर लास्ट में खुद ब खुद औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, ये सोचकर कि हमारे वंश में क्यों इतने सूरवीर पैदा नहीं होते हैं। इसीलिए पैदा नहीं होते क्योंकि तुमने गंदे कर्म कर रखे हैं। अरे है ना, मराठी ही हो सकते हैं जिन्होंने इनको धूल चटा के रख दी। और सबसे बेकार शासकों में नाम आता है औरंगजेब का, है ना, जिसने क्रूरता की सारी हदें पार करके पूरे भारत के अंदर अपना जो है एक लोगों के अंदर, मासूम लोगों के अंदर डर फैलाया। देखिए शासक वो नहीं होता जो दूसरों के मन में अपना डर फैलाकर उस पर जीत हासिल करे। शासक वो होता है जो अपनी पूरी प्रजा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दे। आरी बात समझ में, ये चीज याद रखना। औरंगजेब कहीं का नहीं था अच्छा शासक, लोगों को परेशान करने वाला, गंदी सोच वाला, ये वही लोग हैं। आरी बात समझ में। तो हमारे मराठी साम्राज्य के शासकों के साथ इनका जब युद्ध हुआ तो इन्हें पता चला कि हाँ असली मजबूत होता कौन है शासक। राणा सांगा का नाम सुना होगा आपने, है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुना होगा आपने, संभाजी महाराज का नाम सुना। संभाजी महाराज ने इतना दम दिखाया था कि इन लोगों की रातों की नींद उड़ गई थी, है ना। तो ये थे हमारे मराठी शासक। जय हिंद सभी को, 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 के बारे में। चैप्टर नंबर 10 है मुगल वंश की स्थापना कैसे हुई। मुगल वंश की स्थापना जो है यानी किसने करी, किसके साथ युद्ध हुआ इसका, है ना। इससे पहले वाला जो चैप्टर था दिल्ली सल्तनत था, यानी 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत चला। फिर 1526 से लेकर जो है 1857 तक, है ना, उसके आसपास जो है क्या चला, मुगल वंश। तो मुगल वंश की स्थापना किसने करी भारत में और कौन आया, है ना, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली जो मैंने वीडियोस अपलोड करी हैं आप लोग जाकर जरूर देखना, क्योंकि इससे जितने भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे पहले वाले और लगातार जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, आप लोग एक बार सिलेबस देख लीजिए। जो इस तरफ के जो चैप्टर दे रखे हैं थ्योरी एग्जाम वाले, वही चैप्टर आपके एग्जाम के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो वही लाइन वाइज मैं करवाता जा रहा हूँ, आप लोग बेहतरीन तरीके से देखते रहना, ठीक है। जब ये सारे चैप्टर हो जाएंगे तो उसके बाद जितने भी बड़े क्वेश्चन है इस चैप्टर के, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन मैं एक साथ करवा दे रहा हूँ, ठीक है। लाइन वाइज पढ़ते रहना आप लोग बड़े तरीके से। फिर जब बड़े क्वेश्चन की बात आएगी तब जब एग्जाम टाइम पे एक साथ मैं 4 से 5 घंटे की मैराथन क्लास करा के पूरे चैप्टर के बड़े जो क्वेश्चन है वो सारे करवा दूंगा, ठीक है। इससे तैयारी पूरी हो जाएगी। ऐसे ही पॉलिटिकल और दूसरे सब्जेक्ट हैं उनकी भी हम लोग तैयारी कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए इस चैप्टर के अंदर टोटल 15 क्वेश्चन है। बहुत मतलब हालांकि बड़े क्वेश्चनों में तो बहुत बड़ा चैप्टर होगा, लेकिन जो जितने भी शॉर्ट है इसमें क्वेश्चन एमसीक्यू बनेंगे या फिल इन द ब्लैंक्स बनेंगे, उसके लिए हम लोग अभी तैयारी कर ले रहे हैं। बड़े क्वेश्चन बाद में हो जाएंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है, सारी चीजें होंगी, बस साइमन क्लास पे अपना भरोसा आप लोग बनाए रखना, ठीक है। देखिए हाँ, पहला क्वेश्चन है हमारा, बाबर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया था। भाई सिंपल सी बात है, कोई भी दूसरे देश का यात्री आके या कोई भी दूसरे देश का व्यक्ति आके भारत पर शासन करने का क्यों सोचेगा, क्योंकि उस टाइम भारत की स्थिति इतनी बेहतरीन थी, इतनी ज्यादा धन दौलत थी भारत के अंदर कि लूटना सब लोग चाहते थे। जैसे इससे पहले मैंने बताया दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी 1206 में, तो मोहम्मद गौरी क्या करने आया था, यहाँ शासन करने ही तो आया। यहाँ की स्थिति देखकर वो जीतना चाहता था भारत को। वही चीज सेम यहाँ पे 1526 में बाबर आया। कौन आया, बाबर। तो बाबर आया, उसने क्या करने की कोशिश करी, भारत पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करी और 1526 में युद्ध करके दिल्ली सल्तनत को खत्म किया, इब्राहिम लोदी को खत्म किया और अपना शासन जो है स्थापित कर लिया था। तो वही हम लोग पढ़ने वाले हैं, बाबर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया। देखिए बाबर ने भारत पर इसलिए आक्रमण किया क्योंकि मध्य एशिया में उसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था। ये मध्य एशिया से आया था और जहां से आया था वहां की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, इस वजह से वहां रहना नहीं चाह रहा था, ये भारत आना चाह रहा था। और भारत की अस्थिर राजनीति, उस टाइम भारत की स्थिति भी डामाडोल थी, इसलिए वो भारत की जो है परिस्थिति को जानता था और परिस्थिति को देखते हुए उसका फायदा उठाकर भारत के अंदर जो है इसने एंट्री कर दी। तो स्थापना किसने करी, बाबर ने करी थी। कोई भी दिक्कत तो नहीं है, ये चीज याद रखना है, ठीक है ना। देखिए तो बाबर ने इसकी स्थापना करी, कब करी, 1526 में। तो मुगल वंश कब आया था, 1526 में, ठीक है। देखिए ईस्वी में उसने 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत को खत्म कर दिया। यानी 1526 में पानीपत का हरियाणा में, तो वहां लड़ाई लड़ी किससे, इब्राहिम लोदी, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। मुगल वंश से पहले दिल्ली सल्तनत चल रहा था ना, इससे पहले वाली चैप्टर देख लेना। तो 1526 में इब्राहिम लोदी से युद्ध करके उसको हरा दिया और बाबर जीत गया, इसलिए इसने मुगल वंश की स्थापना करी, दिल्ली सल्तनत खत्म कर दी, ठीक है। ये चीज याद रखना। तो भारत पर आक्रमण क्यों किया, भारत की स्थिति ऐसी थी कि वो भारत को जीतना चाह रहा था। भाई धन दौलत इतना था भारत के अंदर, तो ये आया और इसने जो है जीतने का प्रयास किया, ये चीज। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, पानीपत में बाबर की युद्ध
रणनीति क्या थी। पानीपत की लड़ाई पहली वाली किसके साथ हुई थी, तो इब्राहिम लोदी और किसके बीच हुई थी, बाबर के साथ। तो ये कब हुई थी, 1526 में। अभी दो और आएंगी वो बताऊंगा, क्वेश्चन याद रखना। देखिए क्वेश्चन है पानीपत में बाबर की युद्ध रणनीति क्या थी। तो बाबर ने बड़े प्रभावी तरीके से रूमी ऑटोमन युद्ध नीति, क्योंकि जहां से ये आया था तो वहां की युद्ध नीति तो अपनाएगा, जाहिर सी बात है। तो इसने तुलुगामा युद्ध प्रणाली अपनाई थी। तुलुगामा युद्ध प्रणाली, तुलुगामा युद्ध पद्धति का क्या है, इसमें क्या होता था कि तीन ओर से जो है घेरा जाता था। दूसरी बात कि तोप से, तीरों से सबका प्रयोग करता था। भारत के अंदर तोप वगैरह लेकर, बारूद वगैरह लेकर कौन आया, तो बाबर ही था जिसने उसकी जो है शुरुआत कर दी थी। तो वही बोला जा रहा है, बाबर ने बड़े प्रभावी तरीके से ऑटोमन युद्ध नीति को चलाया। इसे तुलुगामा युद्ध नीति भी कहा जाता है। तथा अरब नीति थी, ये जो है अरबों की नीति थी और इसने अपनाई थी, जिसमें तोपों का जो है प्रयोग भी इसने किया था, तोपों का भी यूज किया था, है ना। ठीक है, इसे अरबा नीति भी कहा जाता है। तुलुगामा युद्ध प्रणाली अरबा नीति भी बोल देते हैं। तो इसने क्या करा था, वो नीति अपनाई, इसमें तोपों का प्रयोग किया गया था। बड़े बड़े तोपों को लगा के, भाई अंग्रेजों के टाइम पे तो तोपों का इस्तेमाल बहुत अलग तरीके से किया जाता था। हमारे लोगों को तोप के मुंह पे बांध बांध के उड़ाया है इन लोगों ने। हमारे लोग बहुत पीड़ित हुए हैं इन सारे अंग्रेजों से, मुगलों से, दिल्ली सल्तनत के शासकों से। हम लोग बहुत शुरू से है, पर आज भारत सेल्फ डिपेंडेंट है, अपने तरीके से फैसले ले रहा है और सब आगे बढ़ रहे हैं, है ना। देखिए तो वही चीज है, पानीपत का प्रथम लड़ाई हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, इसी के साथ में लिखवा देते। देखिए पानीपत की जो लड़ाई है, प्रथम जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई, और दूसरी जो है ये कब हुई थी, 1556 में। हमेशा याद रखना, 3 बार युद्ध हुआ पानीपत का। तो पानीपत के मैदान में एक बार ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और दूसरा जो है अकबर और हेमचंद के बीच में हुआ था। अकबर और किसके बीच में, इस बार अकबर का शासन था यहाँ पे, तो अकबर और हेमचंद के बीच में। और जो तीसरा है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। इसमें मराठी जो थे, है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज वगैरह, ये जो मराठी थे उनका युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली, तो उनके बीच में हुआ था। चलिए तो ये सारा याद रखना, 3 बार युद्ध हुआ किसका, पानीपत का। नेक्स्ट है, पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई, और 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, दिल्ली सल्तनत उस टाइम खत्म हुई। तो देखिए किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। बाबर ने इन समस्याओं का सामना किया, जैसे उसके अभिजात्य और कमांडर मध्य एशिया में वापस जाना चाहते थे। मतलब बाबर के जो अभिजात्य थे, यानी बड़े वर्ग के लोग थे, बाबर के जो कमांडर थे, वो सारे वापस जाना चाहते थे। कहाँ, मध्य एशिया। और भारत में बाबर बचेगा सिर्फ। तो बाबर को जो है यही टेंशन कि भाई अब कैसे होगा काम आगे। तो पहला ये। दूसरा है, सभी राजपूत राणा सांगा के नेतृत्व में संगठित हो गए थे। राणा सांगा राजस्थान के मेवाड़ के राजा थे, राणा सांगा। तो इनका राजपूतों के साथ भी एक तरीके टक्कर चल रहा था। तो वही चीज थी, सभी राजपूत राणा सांगा के नेतृत्व में संगठित हो रहे थे। सारे राजपूत उधर और इधर से ये परेशान। तो वही चीज बोला जा रहा है, बाबर इसी वजह से परेशान हुआ था। कौन कौन सी समस्या आई थी भाई, तो यही समस्या थी कि बाबर के जितने भी बड़े कमांडर सेनापति थे सारे मध्य एशिया जा रहे थे वापिस। और दूसरा, सारे राजपूत शासक जो थे या जो राजपूत थे वो सारे इकट्ठे हो रहे थे। तो इसको डर तो लगेगा ना, ये चीज याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन बोल रखा है, राजपूताना के कौन से 2 शासकों को बाबर ने हराया। तो ऐसे कौन से 2 शासक थे राजपूतों में जिसको बाबर ने हराया था, जिनको, तो वो थे एक राणा सांगा, ठीक है, और ये मेवाड़ के थे। और एक थे क्या नाम है इनका, मेदिनी राय। मेदिनी राय मालवा के थे, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में पड़ता है मालवा। तो ये चीज तो ठीक है ना, क्लियर है ना इतना। तो 2 शासकों को, राजपूत शासकों को बाबर ने एक बार हराया था, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। उसके बाद आ रहा है, शेर शाह को हराने में हुमायूं असफल क्यों हुआ। भाई शेर शाह को हुमायूं, अब एक चीज याद रखना, हुमायूं जो है वो किसका बेटा था, ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, ये याद रखना है ऐसे। अब हुआ क्या कि बाबर के बाद कौन आया, हुमायूं। बाबर का सेनापति था कौन, शेर शाह। शेर कई जगह इसे शेर खान भी बोल देते हैं। तो शेर शाह बाबर का सेनापति था। अब इस जब बाबर नहीं रहा तो इसकी लड़ाई हुई किसकी, हुमायूं के साथ, क्योंकि पटेगी तो है नहीं, ये अपने आप को हीरो बनने की कोशिश करेगा। तो देखो जरा ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन यही बोल रहा है,
शेरशाह को हराने में हुमायूं असफल क्यों रहा? एक बात बताओ, हुमायूं के बाप का सेनापति था शेरशाह, हुमायूं कैसे लड़ लेगा उससे? जाहिर सी बात है, हुमायूं बाबर के साथ युद्ध में हमेशा रहा है शेरशाह, तो ये ताकतवर हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है इससे और ताकतवर, तो हुमायूं कैसे लड़ेगा वो देखिए। तो हुमायूं शेरशाह को हराने में असफल रहा क्योंकि उसके भाई हिंदल मिर्जा, जिसने उसकी सेना के लिए सामान की आपूर्ति करनी थी, ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। ये अपने सबसे बड़ी गलती हुमायूं ने ये की थी कि अपने भाइयों को शासन तुरंत ही दे दिया था। बाबर के जाने के बाद हुमायूं ने अपने भाइयों को शासन दे दिया सारा, तो जाहिर सी बात है ऐसा नहीं करना चाहिए था। इनने क्या करा, जब शासन दे दिया तो सब अपना अपना क्षेत्र चलाने लगे, ये पड़ गया कमजोर, इसकी वजह से शेरशाह और अपने आप को मजबूत बना लेगा, तो ये चीज होगी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये कमी याद रखना। नेक्स्ट है शेर शाह की दो महत्वपूर्ण ये अफगानियों के नेता के रूप में शेर खान कैसे उभरा? भाई शेर खान यानी शेर शाह, इसी को बोलते हैं। तो देखिए, शेर शाह एक महान रण कौशल योद्धा युक्त योद्धा रह चुका था और योग्य सेना कमांडर था। किसका? बाबर का। बाबर का सेना कमांडर था ये, तो भाई ताकतवर तो ये भी होगा। तो वही चीज, हुमायूं को हराने के बाद वह अफगानियों का नायक बनकर सामने आया। अफगानी दूसरे हैं, अफगान से आए हुए, अफगानियों के नेता के रूप में शेर खान कैसे उभरा? तो तभी उभरा जब इसने हुमायूं को हरा दिया। अब जो हुमायूं को हरा दिया तो सिंपल सी बात है, क्या हुआ कि शेरशाह जो है सबके नजरों में क्या बन जाएगा? हीरो बन जाएगा। कोई भी दिक्कत तो नहीं है। ये चीज क्लियर रखना कि शेरशाह कौन है? शेरशाह बाबर का सेनापति रह चुका था, ठीक है ना, सेनापति रह चुका था। और हुमायूं जो है, हुमायूं से जब शेरशाह का युद्ध हुआ तो हुमायूं उसमें हार गया था। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, उसके बाद बोला जा रहा है शेरशाह एक महान, तो वही बता रहे हैं क्वेश्चन के अंदर कि शेरशाह के शासन के अधीन, क्वेश्चन ये था अफगानियों के नेता के रूप में शेर खान कैसे उभरा? तो इसी वजह से उभरा क्योंकि इसने जो हुमायूं को हराया था। बहुत ताकतवर शासक था। कौन? शेरशाह। इसने सूरी वंश की जो है स्थापना भी कर दी थी। शेरशाह सूरी नाम था पूरा, सूरी वंश की स्थापना कर दी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला 7वां क्वेश्चन, शेरशाह के शासन के अधीन शामिल प्रदेशों की सूची बनाइए। भाई शेरशाह ने जब सूरी वंश की स्थापना करी हुमायूं को हरा के, तो ये कौन से प्रदेश इसके अंडर में आए? तो देखो मालवा आया, ठीक है, मालवा कहाँ? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में पड़ता है मालवा। उधर से राजपुताना, पूरा राजपुताना साम्राज्य इनके हाथ में आया, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ताकतवर आदमी था भाई, जब बाबर तुलुगामा युद्ध प्रणाली जब चलाता था तो शेरशाह भी तो था ना, तो वो भी तो ऑटोमेटिक मजबूत होगा, उसको भी तकनीक आ जाएगी। ये चीज, सेनापति ज्यादा मजबूत होता है राजा से, अगर युद्ध के क्षेत्र में देखे तो। राजपुताना, उस पर नियंत्रण, मालवा पे नियंत्रण, सिंध पर जो वर्तमान पाकिस्तान में है, पंजाब, बंगाल, हर तरीके से इसने क्या करा? अपना नियंत्रण जो है शेरशाह ने करना शुरू कर दिया सबके ऊपर। कोई भी दिक्कत, ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। तो वही ये बोल रहा है, शेरशाह के शासन के अधीन शामिल प्रदेशों की सूची बनाइए। तो मालवा, राजपुताना, सिंध, पंजाब, बंगाल, ठीक है। चलिए, उसके बाद आ जाएगा शेरशाह की दो महत्वपूर्ण सफलताओं का नाम लिखें। अब भाई शेरशाह की दो महत्वपूर्ण सफलताएं कौन सी थी वो देखिए। उसने सरकार और परगना स्तर पर स्थानीय प्रशासन को व्यवस्थित किया, बहुत अच्छे तरीके से इसने शासन चलाया था। बल्कि एक बात और कहूंगा, बाबर, हुमायूं, अकबर, अकबर ने भी किसको फॉलो किया था? मतलब व्हाट्सएप पे फॉलो या किसी और चीज पे फॉलो नहीं, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं, यहां बात हो रही है अकबर ने किसको फॉलो किया? शेरशाह के नीति नियमों पर चला था। सोचो, दादा के अपने उसके सेनापति कमांडर उसके नेतृत्व में उसने सरकार और परगना स्तर पर स्थानीय प्रशासन को व्यवस्थित किया। तो वही बताने हैं यहाँ पे, शेरशाह की दो महत्वपूर्ण सफलताओं का नाम। तो कौन सी दो महत्वपूर्ण सफलताएं थी? पहला, उसने सरकार और परगना, परगना मतलब छोटे मोटे राज्य जो होते हैं उसको कहा जाता है, परगना स्तर पर स्थानीय प्रशासन को व्यवस्थित, मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से प्रशासन को चलाया, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, उसने ग्रैंड ट्रक मार्ग बनवाया, यानी यह रोड भारत को मध्य एशिया से जोड़ती है, तो इसने ये काम किया था। और हाँ, शेरशाह के टाइम पे लूटपाट बंद हो गई थी, क्योंकि इतने कड़े नियम, जासूस वगैरह लगा के रखता था ये कि कोई भी हमला नहीं कर सकता था उन सड़कों पर। बहुत बेहतरीन शासन व्यवस्था, सोच के देखिए।
आ रही बात समझ में, ये चीज याद रखना है। तो वही है शेरशाह की 2 महत्वपूर्ण सफलताओं के नाम। तो पहला वही था कि इसने सरकार और परगना स्तर पर स्थानीय प्रशासन को मजबूत कर दिया। दूसरा कि इसने ग्रैंड ट्रंक मार्ग बनवाया था, रोड बनवाया था, जो मध्य एशिया से भारत को मध्य एशिया से जोड़ता था। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने बैरम खां को क्यों बर्खास्त किया? भाई बैरम खां काफी खास थे, मंत्री थे उनके अकबर के, लेकिन अकबर ने अपने ही मंत्री को, अपने खास व्यक्ति को क्यों हटा दिया? देखिए बैरम खां को हटाने के पीछे एक रीजन था। कोई भी राजा है वो ये बर्दाश्त नहीं करता, कोई भी राजा ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसका जो मंत्री है या सेनापति है या उससे ऊपर जाए। आज के टाइम पे तो चलो बहुत से लोग चाहेंगे भी कि भाई ये व्यक्ति आगे जाए मेरे से, लेकिन उस टाइम पे भी यही था, जो आज के टाइम पे भी बहुत से लोगों में है कि भाई ये व्यक्ति मेरे से आगे नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे ही अकबर ने क्या करा कि बैरम खां को बर्खास्त कर दिया, कि बैरम खां अपने तरीके से शासन को चलाना शुरू कर दिया। तो अकबर को टेंशन होगी कि भाई मेरे से भी आगे। तो वही चीज देखिए, अकबर ने बैरम खां को इसलिए बर्खास्त किया क्योंकि उसने पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था बैरम खां ने, और स्वतंत्र शासक के रूप में व्यवहार करने लगा था। तो अपने आप को हीरो बनने लगा बैरम खां। तो 1560 की बात है, 1560 में अकबर ने बैरम खां को जो है भगा, मतलब हटा दिया, वहां से प्यार से हटा दिया, कोई वैसे युद्ध वगैरह नहीं किया, कोई खास था ना वो, इसलिए। चलिए नेक्स्ट है अकबर। क्वेश्चन समझ में आ गया भाई? आ गया हो तो एक बार बढ़िया तरीके से नाच देना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अकबर के राज सिंहासन के समय भारत में कौन कौन सी राजनीतिक शक्तियां मौजूद थी? अकबर का टाइम जब चल रहा था तो उस टाइम पे भारत के अंदर कौन कौन सी शक्तियां थी वो देखिए, ध्यान सुनना। तो बोला जा रहा है कि राजपूत थे, भाई अकबर ने खुद राजपूत से शादी की थी, ठीक है, किससे? जोधा से। तो वही बोला जा रहा है कि राजपूत, अफगानी, अहमदनगर जो महाराष्ट्र में पड़ता है, काबुल और कांधार, ये दोनों अफगानिस्तान में। तो उस टाइम पे अकबर के राज सिंहासन के समय भारत में कौन कौन सी राजनीतिक शक्तियां थी? तो अफगानी लोग थे, यानी कि आपके कहां से आए हुए? कंधार, काबुल, अहमदनगर, यानी महाराष्ट्र के भी काफी मराठी थे, और अफगानी थे, राजपूत शासक थे यहाँ पे। ये चीज अकबर ने ही राजपूत नीति चलाई थी उनसे दोस्ती करने के लिए, ताकि साम्राज्य का और ज्यादा विस्तार होता रहे। कोई दिक्कत तो नहीं है? दोबारा बता दूं, देखिए अकबर के सिंहासन के समय भारत में कौन कौन सी राजनीतिक शक्तियां थी? तो राजपूत थे, महाराष्ट्र से थे बहुत सारे लोग, और राजा महाराजा अफगानी थे, काबुल, कंधार यानी अफगानिस्तान के आए हुए काफी राजा हुआ करते थे। चलिए, किन राजपूत शासकों ने अकबर को चुनौती दी थी और हथियार नहीं डाले? भाई हमारे राजपूतों में कई शासक ऐसे हुए जिन्होंने हथियार डाले ही नहीं, जो ताकतवर थे। तो नाम सबको पता होगा, ठीक है, इतने महत्वपूर्ण और प्रतापी शासक, भयानक, पूरे बिल्कुल जिसे हम बोल सकते हैं कि रणभूमि में उतर जाए तो पीछे हटते नहीं थे बिल्कुल भी, वो थे महाराणा प्रताप, है ना। तो देखिए, तो वही बोला जा रहा है, किन राजपूत शासकों ने अकबर को चुनौती दी थी और हथियार नहीं डाले थे? तो बोला जा रहा है कि मेवाड़ के महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और किसके बीच में? महाराणा प्रताप के बीच में। तो उसमें क्या हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576, याद रखना, 18 जून 1576 हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध, ये चीज याद रखना, वो कहाँ है? राजस्थान में। हल्दी घाटी कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, ठीक है। देखिए, तो बोला जा रहा है का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 में। इसमें अरावली की पर्वतमाला, जो ये जो युद्ध हुआ हल्दी घाटी का, वो कहाँ पे? अरावली की पर्वतमाला के निकट में स्थित है, वहीं पे महाराणा प्रताप ने जीता था ये युद्ध। ये जो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ था, उसमें महाराणा प्रताप जीते थे। ऐसे थे हमारे राजपूत शासक, ठीक है ना। शरीर से बलिष्ठ, बिल्कुल भयानक शरीर, बिल्कुल दमदार, ऐसे थे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। दूसरी बात, यहाँ पे एक प्रश्न आ रहा है, अब किस महिला शासक ने मुगलों से युद्ध किया? उसने किस प्रदेश पर राज किया? तो वहां वही है चांद बीवी, नाम है इनका चांद बीवी। तो चांद बीवी ने, ये अहमदनगर पर इन्होंने शासन किया था, महाराष्ट्र में पड़ता है। देखिए, तो बोला जा रहा है 1550 से 1600 में, मतलब 1550 में चांद बीवी का जन्म हुआ और 1600 में ये जो है चली गई। अकबर की सेना के, अकबर के साथ नहीं, अकबर की सेना के साथ युद्ध लड़ा था और अहमदनगर की जो है रक्षा के लिए इन्होंने युद्ध लड़ा था।
अहमदनगर पर अकबर शासन करना चाहता था, उसकी पूरी सेना, और वहां किसका शासन था, कौन सी महिला का, चांद बीवी का। चांद बीवी ने जो है युद्ध लड़ा और अकबर की सेना को जो है वहां से भगा दिया, तो अपने पूरे प्रदेश की रक्षा करी, किसकी, अहमदनगर की। ठीक है, चांद बीवी, चांद बीवी याद रखना, चांद बीवी। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो आप लोग ध्यान सुनिएगा। बोल रहा है कि दक्कन से कौन से शासक ने, भाई दक्कन का कौन सा ऐसा शासक था जिसने जहांगीर के समय मुगल सेनाओं को हरा दिया था, तो वही इसमें आ रही है कि दक्कन का कौन सा, मलिक अंबर। मलिक अंबर ने एक प्रयास किया था कि भाई 1624 में इसने क्या करा, इसमें मलिक की सेना ने यानी अहमदनगर की सेना ने मुगल सेना को हरा दिया। भाई अहमदनगर की रक्षा बहुत जरूरी थी, अहमदनगर की सेना ने क्या करा, दक्कन को सुरक्षित रखने के लिए जहांगीर की सेनाओं को हरा दिया था। कोई भी दिक्कत तो नहीं है, तो ये चीज है। जहांगीर के टाइम पे कौन सा ऐसा था दक्कन का शासक, तो मलिक अंबर, मलिक अंबर, उनने जो है क्या करा 1624 में हराया इसकी सेना को, किसके टाइम पे, जहांगीर के टाइम पे। चलिए एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है यहाँ पे कि मुगलों ने, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, मुगलों ने 1636 में दक्कन को किन दो प्रदेशों के साथ संधि पत्र पर जो है हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन क्या है वो जरा ध्यान सुनिएगा, बोला क्या जा रहा है इसमें, मुगलों ने 1636 में दक्कन, दक्कन मैंने आपको बहुत बार बताया दक्षिणी भारत को उस टाइम पे महाराष्ट्र के हिस्सों को कई चीज, दक्कन मैप में आप दिख रहा होगा आपको, तो इसको बोला जाता है दक्कन। ठीक है, देखिए मुगलों ने 1636 में दक्कन के किन दो प्रदेशों के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो भाई इस टाइम पे मुगलों ने कौन से दक्कन के दो प्रदेशों के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर, कॉम्प्रोमाइज किसके साथ, तो बीजापुर और गोलकुंडा। बीजापुर और गोलकुंडा दो ऐसे नगर थे, दो ऐसे प्रदेश थे जिन्होंने क्या करा, मुगलों से संधि कर ली 1636 में, इन्होंने हस्ताक्षर करके संधि कर ली। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि ये वाला क्लियर है ना, तो इसमें बता दिया है गोलकुंडा और बीजापुर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन की किस शक्ति के साथ औरंगजेब को लंबे समय तक उलझे रहना पड़ा था। भाई देखिए औरंगजेब यहाँ पे है, बहादुर शाह जफर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, तो ये चीज याद रखना है। तो क्या बोलना है इसमें कि बहुत लंबे समय तक, एक बार सोच के देखना, दक्कन में कौन, महाराष्ट्र में कौन, मराठी ही हो सकते हैं, है ना, मराठी ही हो सकते हैं जिन्होंने इनको धूल चटा के रख दी। और सबसे बेकार शासकों में नाम आता है औरंगजेब का, है ना, जिसने क्रूरता की सारी हदें पार करके पूरे भारत के अंदर अपना जो है एक लोगों के अंदर, मासूम लोगों के अंदर डर फैलाया। देखिए शासक वो नहीं होता जो दूसरों के मन में अपना डर फैलाकर उस पर जीत हासिल करे, शासक वो होता है जो अपनी पूरी प्रजा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दे। आ रही बात समझ में, तो ये चीज याद रखना। औरंगजेब कहीं का नहीं था अच्छा शासक, लोगों को परेशान करने वाला, गंदी सोच वाला, ये वही लोग हैं। आ रही बात समझ में, तो हमारे मराठी साम्राज्य के शासकों के साथ इनका जब युद्ध हुआ तो इन्हें पता चला कि हाँ असली मजबूत होता कौन है शासक। राणा सांगा का नाम सुना होगा आपने, है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुना होगा आपने, संभाजी महाराज का नाम सुना। संभाजी महाराज ने इतना दम दिखाया था कि इन लोगों की रातों की नींद उड़ गई थी, है ना, तो ये थे हमारे मराठी शासक। आ रही बात समझ में, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, मराठा शासकों के साथ ही इनका बहुत लंबे समय तक युद्ध चला था। पर ये जीते तो लास्ट में जीते क्यों, सिंपल सी बात है भाई, आप किसी को इतना हद तक परेशान कर दोगे, पूरा ये समझ लीजिए शरीर का तहस नहस कर दिया था इन लोगों ने जीतने के लिए, पर लास्ट में खुद ब खुद औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, ये सोचकर कि हमारे वंश में क्यों इतने सूरवीर पैदा नहीं होते हैं। इसीलिए पैदा नहीं होते क्योंकि तुमने गंदे कर्म कर रखे। अरे बात समझ में, ये चीज याद रखिएगा। चलिए, तो हमारे जो टोटल 15 क्वेश्चन है इसमें मैंने आप लोग को करवा दिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से इन सारी चीजों को समझेंगे और साइमन क्लास को अपना ज्यादा से ज्यादा प्यार देंगे, और आने वाली वीडियोस और ज्यादा अच्छी होंगी। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखना, प्यार ज्यादा से ज्यादा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।